आईना। हमें अपने जीवन में जो मिले उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पाने की भूख हमें ऐसे खतरनाक मोड़ पर ला देती है जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे और मेरी बीवी सुनीता के साथ भी हुआ। मदन, तुम जल्दी जल्दी चलो ना, हमें अभी और भी शॉपिंग करनी है। यार, अब और नहीं चल सकता मैं। सुनीता को अक्सर शॉपिंग करना बहुत पसंद था, चाहे उसके लिए घर का बजट ही क्यों ना बिगड़ जाए, पर उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन भी हम मार्केट में हर रोज की तरह शॉपिंग कर ही रहे थे कि सुनीता की नजर एक ज्वेलरी शॉप पर पड़ी। शॉप की विंडो में दिखते चमकते सोने की हार से उसकी आंखों में चमक आई और उसने मुझसे उसे खरीदने के लिए जिद करी। लेकिन उस वक्त मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। रोड पर हमारे बीच झगड़ा भी हुआ और कुछ देर बाद सुनीता रोने लग गई। मैं करता भी क्या, मैंने उससे प्रॉमिस करा कि उसे अगले महीने की सैलरी में सोने का हार खरीद के दे दूंगा। किसी तरह से वो मानी और हम घर के लिए चल पड़े। घर पहुंचकर हमने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था। हाँ? चोरी हो गई हमारे घर में। ओह गॉड, मेरी ज्वेलरी। वो फौरन अपने कमरे में ज्वेलरी चेक करने के लिए भागी। मैं बाहर दरवाजे पर खड़ा सोचने लगा कि मैंने डोर तो अच्छे से लॉक करा था और डोर पर किसी तरीके की खरोच या तोड़ फोड़ के निशान भी नहीं थे, तो फिर ऐसा कौन कर सकता है। मैंने अपने पड़ोसियों से इस बारे में पूछना चाहा, पर उनके घर के बाहर भी ताला लगा था। शायद वो कहीं बाहर गए हुए थे। तभी मुझे सुनीता की चीखने की आवाज सुनाई थी। मदन, जल्दी से इधर आओ। मैं तुरंत सुनीता के पास गया और देखा कि सब कुछ अपनी जगह पर ही था, बिल्कुल वैसा जैसे हम छोड़ कर गए थे। सुनीता ने बताया कि उसने सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। मैं ये सुनकर कंफ्यूज हो गया कि फिर आखिर चोर का मकसद क्या था हमारे घर में घुसने का। मैं ये सोच ही रहा था कि सुनीता बोली, ओहो, अब तुम सोचते ही रहोगे या फिर दरवाजे पर जो तुमने शॉपिंग बैग छोड़ दिए हैं उन्हें लेकर भी आओगे? सुनीता हमेशा से ही ऐसी थी। मुझसे वो बात कम और कमांड ज्यादा देती थी, लेकिन उसकी ये बात मुझे खूब पसंद थी। मैंने शॉपिंग बैग को बाहर से उठाकर अपने कमरे में रख दिया। तभी सुनीता कमरे में आई और चिल्लाते हुए कहा, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? इतनी देर से मेरा नाम लेकर मुझे परेशान कर दिया है। पर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। सुनीता सोच में पड़ गई कि आखिर कौन हो सकता है जो मुझे पुकार रहा हो। मैंने उससे कहा कि वो बहुत ज्यादा थक गई है, इसलिए उसे आराम करना चाहिए। किसी तरह से उसने मेरी बात मानी और बेड पर लेट गई। मैं उसके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। मैं अभी भी सोचने लगा था कि ये आखिर हो क्या रहा है। ये सब तो बस एक शुरुआत थी, जिसको अगर हम उसी वक्त खत्म कर देते तो सही रहता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं चाय लेकर उसके कमरे में जैसे ही गया तो मैंने देखा कि सुनीता कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। वो बहुत डरी हुई थी। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसको किसी औरत की आवाज सुनाई थी। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसको किसी औरत की आवाज उसी कमरे से आ रही थी। हम दोनों के अलावा वहां और कोई भी नहीं था, लेकिन सुनीता इस बात को मानने के लिए राजी ही नहीं थी। वो पागलों की तरह इधर उधर किसी को ढूंढे जा रही थी। मैं उसे किसी तरह से रोक ही रहा था कि उसने मेरे हाथों से चाय का कप लेकर फेंक दिया और बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि यहाँ जरूर कोई है। मैंने उसके हाथों को कसकर पकड़ा और किसी तरह से बेड पर बिठाया। उसको मैंने नींद की दवाई दी ताकि वो शांत होकर सो जाए। हम दोनों सोने लगे, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बार बार सुनीता का ही ख्याल आ रहा था। रात के लगभग 2 बजे मैंने सुना कि सुनीता कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने उसे बहुत आवाज दी, पर वो नहीं उठी। फिर मैंने पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर डाली। सुनीता चौंक कर उठी। मैंने उसे गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ। मदन, वो मैंने एक बुरा सपना देखा। उसने बताया कि वो कमरे में अकेली थी और अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजे के बाहर बहुत अंधेरा था। उस अंधेरे में से सुनीता को किसी औरत की आवाज सुनाई थी।
सुनीता, आओ, मेरे पास आओ। तुम कौन हो और मुझे परेशान क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारे फायदे की बात कहने आई हूँ। तभी कमरे में बहुत से सोने के हार सुनीता के चारों ओर उड़ने लगे। एक सोने का हार जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे सुनीता ने ज्वेलरी शॉप में देखा था, सुनीता के गले में खुद ही बंध गया। सुनीता काफी डरी हुई थी, पर हार को देखकर वो थोड़ी सी खुश हुई। तुम्हें जो पसंद आया वो मैंने तुम्हें दे दिया। क्या तुम भी मुझे इसके बदले मेरी पसंद की चीज दे सकती हो? तुम्हें क्या चाहिए? हाँ? उस औरत ने बताया कि उसे सोने के हार के बदले सुनीता का शरीर चाहिए। इसके बाद सुनीता का हार उसके गले में टाइट होने लगा, जिससे उसका दम घुटने लगा और इसी के साथ वो नींद से जाग गई। मैंने सुनीता को इन सब चीजों को भूल जाने के लिए कहा और उसके बाद हम दोनों सोने लगे। अगले दिन सुबह होने पर मैंने देखा कि सुनीता कमरे में नहीं थी। मैंने कुछ गुनगुनाने की आवाज सुनी जो किचन से आ रही थी। सुनीता किचन में ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही थी, पर मैं ये देखकर चौंक गया कि उसके गले में वही सोने का हार था जो हमने ज्वेलरी शॉप में देखा था। मैंने जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसके पास ऐसा ही एक हार पहले से पड़ा था, जिसको उसने बहुत समय से पहना ही नहीं था। मैं इतना बिजी रहता था कि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। इसके बाद हम दोनों डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए। मैं ये देखकर शॉक हो गया था कि वो कॉफी पी रही थी, जबकि उसे कॉफी से सख्त नफरत थी। मेरे पूछने पर उसने मुझसे कहा कि उसे तो कॉफी बहुत पहले से पसंद है। सुनीता का इस तरह का बर्ताव देखकर मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने उस दिन ऑफिस की छुट्टी ले ली ताकि सुनीता की देखभाल कर सकूं। लेकिन सुनीता ने मेरे से जिद करी कि मैं कहीं बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। मैंने उसकी बात मानी और उसे तैयार होने को कहा। मैं भी कमरे में अपना सामान पैक करने लगा। सुनीता डाइनिंग टेबल के सामने खुशी खुशी सजने लगी। उसको ऐसा देखकर मैं भी बहुत खुश था। लेकिन जब वहां से उठकर वो कमरे से बाहर गई तो मैं देखकर शॉक हो गया कि उसकी परछाई अभी भी शीशे में दिख रही थी, लेकिन उसके गले में वो हार नहीं था। मैं धीरे से डरते हुए शीशे के पास गया। सुनीता की परछाई शीशे के अंदर रोने लगी और शीशे के ऊपर हाथ मारने लगी। उसने मेरा नाम लिया और कहा कि वो शीशे में कैद हो गई है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वो असली में सुनीता है तो फिर जो घर में थी वो कौन है? तभी मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वो सुनीता थी, जिसने सोने की ज्वेलरी पहन रखी थी। अचानक से कमरे की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और देखते ही देखते वो एक भयानक जीव में बदल गई। ऐसा जीव जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उस जीव ने एक जोर की दहाड़ मारी और मैं लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। आखिरकार तुम्हें इस बारे में पता चल ही गया। मैंने बस तुम्हारी बीवी के साथ एक छोटी सी डील करी है, इसलिए अब उसका शरीर मेरा है। उस दैत्य ने अपना मुंह खोला और उसमें बहुत सी रोशनी इकट्ठा हुई। ऐसा लग रहा था कि वो किसी हमले की तैयारी में है। कुछ ही देर में उसके मुंह से एक बड़ी लेजर बीम निकली, जिसने ड्रेसिंग टेबल के शीशे के कई टुकड़े कर दिए। अब तुम मुझसे कभी नहीं मिल सकोगे। शीशे के एक टुकड़े से मैंने सुनीता की आंखें देखी जो बहुत नम थी। एक तरफ मैं जो उस जीव से बच रहा था, वहीं दूसरी ओर सुनीता जो शीशे की दुनिया में कैद थी, जहां सब कुछ उल्टा था। कमरे में रखी हर चीज अपनी असली जगह से उल्टी थी। सुनीता रोते हुए बेड पर बैठी, पर तभी उसे कांच के चटकने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन खड़ी हुई और देखा कि बेड देखते ही देखते शीशे का बन गया और उसके कई टुकड़े हो गए। उसने कमरे में रखी हर चीज को छुआ, चाहे वो टेबल हो, अलमारी हो या फिर कुछ और। उसके छूते ही सब शीशे का बनकर टूट गया। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो।
हम दोनों ही अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे। दूसरी ओर दैत्य मेरा पीछा करने लगा। मैं दैत्य से छुपने के लिए बेड के नीचे छिप गया, पर उस जीव ने अपने बड़े पंजों से बेड के टुकड़े कर डाले। उसका पंजा मेरी पीठ पर लगा, जिससे मैं दर्द से बुरी तरह से चिल्लाया। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी कि वो सुनीता को वापस लौटा दे। तुम्हें अगर उसके पास जाना है तो मैं तुम्हें भी उसके पास भेज देता हूँ। उसने अपने हाथ से मेरी गर्दन पकड़ी और हवा में लटका दिया। वो कुछ मंत्र पढ़ने लगा, जिससे उसके शरीर में से बिजली निकलने लगी, जो सीधे मेरे शरीर में जाती और मुझे भी झटके लगते। मेरी हालत पल पल खराब होती जा रही थी। मुझे लगने लगा कि अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। पर तभी मेरी नजर जीव के गले में पड़े सोने के हार पर पड़ी और मुझे उसकी ढील याद आई। तुरंत मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, जो सफल भी हुआ। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके सोने के हार को खींचकर तोड़ दिया। जीव बुरी तरह से दहाड़ा और उसने मुझे दूर दीवार पर फेंक दिया, जिससे मुझे काफी चोट आई। मैंने देखा कि दैत्य बहुत तड़पने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे शीशे में बदल गया, जिसमें मुझे सुनीता दिखाई थी। मैं उठकर शीशे के पास गया और सुनीता की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ शीशे के पार चला गया और मैंने अंदर सुनीता के हाथ को महसूस किया। मुझे लगा कि यही मौका है उसे बचाने का। मैंने फौरन ही सुनीता को अपनी तरफ खींच लिया और पास पड़े बैग से शीशे पर मार दिया, जिससे उसके अनगिनत टुकड़े हो गए। कुछ टुकड़े मुझे और सुनीता को भी लगे, पर मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं सुनीता को सही सलामत बचाने में कामयाब हुआ। खूनी आशिकी। कार्तिक कॉलेज के बाद रोजाना पास के बीच पर जाकर अपना समय बिताया करता था। गोवा में अकेले रहने की वजह से कार्तिक अपने रूम पर जाने की बजाय शांति से समुद्र किनारे पर बैठकर अपना काम किया करता था और सूरज ढलने के बाद ही वो वहां से जाया करता था। रोज की तरह आज भी कॉलेज का काम करते करते उसे देरी हो गई थी, जिसके बाद उसने वहां से जाने के बारे में सोचा। आज फिर देरी हो जाएगी। चलो अच्छा है, घर के अकेलेपन से समुद्र की ये बिना बोलती चुप्पी ही अच्छी है। घर में अकेले रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा। चलो खाना भी बनाना है और लेट हुआ तो थकावट के मारे आज फिर भूखा सोना पड़ेगा। ये सोचकर कार्तिक वहां से जाने लगा। अपना सामान संभालते हुए कार्तिक उठा और चलने लगा कि तभी उसे दूर से एक लड़की के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। अपनी आंखों पर जोर डालते हुए जब कार्तिक ने कुछ देखना चाहा तो उसे एक परछाई के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर इतना अंधेरा है कि इसकी वजह से कुछ दिख नहीं पा रहा है। क्या करूं? पास जाकर देखता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि लड़की किसी मुसीबत में हो। चला ही जाता हूं। बात को समझने के लिए कार्तिक आवाज की तरफ बढ़ने लगा। अंधेरे को चीरते हुए जब वो आगे बढ़ा तो उसे अब कुछ थोड़ा बहुत साफ दिखाई देने लगा था। लड़की अब भी दूर थी, मगर ये समझ में जरूर आ रहा था कि वो किसी से फोन पर बात करते हुए गुस्सा कर रही थी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये वैलेंटाइंस मैं सिर्फ तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी। मैं इतनी देर से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही हूँ। नहीं आना था तो एटलीस्ट फोन करके इन्फॉर्म कर देते। अब चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? हेलो हेलो। फोन ही काट दिया। दूर से सुन रहे कार्तिक को अब बात थोड़ी थोड़ी तो समझ आ रही थी। वो लड़की के पास जाना तो चाहता था, लेकिन शर्म के मारे जाने से कतरा रहा था। वहां जाऊं कि नहीं, पता नहीं क्या सोचेगी। रहने देता हूँ। कार्तिक ऐसा सोचकर वहां से वापस जाने लगा। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उसे लड़की ने आवाज लगाई। सुनिए, मेरी मदद कर देंगे क्या आप? आवाज सुनकर कार्तिक रुक गया और पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ जाने लगा। पास जाकर उसने उस लड़की से बात की। क्या बात है? हाय, मेरा नाम करिश्मा है
और मैं आज यहाँ मुंबई से आई हूँ। एक्चुअली मैं अपने फियांसे से मिलने आई हूँ, पर वो शायद किसी काम में बिजी है, इसीलिए मिलने नहीं आ पाएंगे। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे यहाँ कहीं आसपास रूम दिलवा सकते हैं? हाँ, थोड़ी दूर जाके एक होटल है, आप वहाँ ठहर सकती हैं। ये सही रहेगा। करिश्मा और कार्तिक वहां से होटल की तरफ निकल गए। रास्ते में बातें करते करते दोनों को एक दूसरे के बारे में काफी कुछ पता चल गया। करिश्मा ने कार्तिक को बताया कि वो स्पेशली अपने फियांसे से मिलने यहाँ आई थी, लेकिन उसने वहां आने से मना कर दिया। ये सुनकर कार्तिक को करिश्मा के लिए थोड़ा सा बुरा लगा, जिस पर उसने पूछा, वैसे आज वैलेंटाइंस है, कहीं इसीलिए तो आप यहाँ नहीं आई? हाँ, तैयारियां तो काफी की थी, पर सब खराब हो गया। देखिए, वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो लड़का आपके लिए सही नहीं है। पता नहीं, मम्मी पापा जो कह रहे हैं बस वही कर रही हूँ। बातें करते करते दोनों होटल के अंदर पहुंच गए। अंदर जाने पर दोनों को पता चला कि वैलेंटाइंस डे होने की वजह से वहां एक भी रूम खाली नहीं है। ये जानकर करिश्मा को थोड़ा सा बुरा लगा। ये देखकर कार्तिक ने उसे काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। कार्तिक ने करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे अपने गुस्से पर काबू करने को कहा और इसी संघर्ष के बीच दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। चंद मिनटों में ही दोनों ने ये महसूस किया कि जो भी उनके बीच हुआ वो बिल्कुल गलत था। एक दूसरे की इस हरकत को नजरअंदाज करते हुए दोनों ने आगे बढ़ना ही ठीक समझा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, वापस बीच पर ही चली जाती हूँ। क्या पता मेरा फियांसे वहाँ आ जाए। इतनी रात को वहाँ जाना सही नहीं है, लगता है आप वहाँ की कहानियों से वाकिफ नहीं है। मुझे पता है, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। जब आपके फियांसे वहाँ आ जाएंगे तो मैं वहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर करिश्मा ने हाँ कह दिया। फिर वो दोनों वापस बीच की तरफ निकल गए। हाँ जी, तो आपको यहाँ की कौन सी कहानी पता है? मुझे मेरे फियांसे ने इस बीच के बारे में बताया था, और उन्होंने यहाँ की डरावनी कहानियों के बारे में भी मुझे बताया था। उन्होंने बताया था कि इस बीच पर 10 साल पहले एक पूरी फैमिली ने खुदकुशी कर ली थी। बाद में पता चला था कि खुद राघव ने ही अपने बीवी बच्चों को जहर देकर मार दिया था। कहते हैं राघव को शक था कि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, और दोनों बच्चे भी उसके नहीं हैं। इसीलिए उसने ये सब किया था, और तब से ये जगह हॉन्टेड हो गई। काफी कुछ पता है तुम्हें। वैसे तुम्हें क्या लगता है, उसने सही किया कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं, उसने गलत किया था। पूरे परिवार को एक साथ मार देना कहाँ का इंसाफ है भला? क्या पता उसने जो किया वो सही किया हो। किसी को मारना कभी सही नहीं हो सकता। अब तुम ही बताओ, क्या उसने सही किया था? क्या हुआ? नहीं है ना जवाब तुम्हारे पास भी? मेरे हिसाब से जो उसने किया वो ठीक किया। अच्छा, तुम लड़के हो ना, इसीलिए उस राघव का सपोर्ट करोगे, है ना? मैं उसका सपोर्ट इसलिए करूंगा क्योंकि मैं ही राघव हूँ। जो मुझे गलत ठहराता है उसे मैं यही मौत के घाट उतार देता हूँ। मेरी बीवी ने भी यही गलती की थी। अपने आशिक को छुपाने के लिए मेरी सोच को गलत ठहरा रही थी। बार बार पूछने पर भी उसने मुझे सच नहीं बताया, तो मैंने उसे इन्हीं हाथों से मार दिया।
ओहो, आज बहुत काम हो गया और फिर से घर के लिए लेट हो गया। लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे।